हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर करेंगे इन चांद बायोजा लर्निंग ऐप। चलिए देखिए, सिंस इट इज ए क्रैश कोर्स, हम लोग आपको डेरिवेशन में नहीं जाएंगे जैसे बोर्स एटम वगैरह में, जो आपके नीट के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वैसे हम लोग फॉर्मूलास इकट्ठे करेंगे। हाँ, हम लोग समझेंगे चीज को, ठीक है, A to Z, फिर उसको हम लोग अप्लाई करेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन। देखिए, आपका जो पहला पार्ट है ये वाला स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, ये थोड़ा आपको पुराना लगेगा, क्लास 9 में आप लोग किए हैं, तो अकॉर्डिंगली हम इसमें थोड़ा जल्दी जल्दी समझाएंगे वो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। ओके, देखिए, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में हम लोग क्या देखे हैं कि मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है, एटम्स। अकॉर्डिंग टू डाल्टन, atom is the indivisible smallest particle of matter. Okay, indivisible. But बाद में हम लोग देखें कि atom is divisible and atom contains subatomic particles like electron, proton and neutron. ठीक है, अभी ये वाला चीज को प्रूव करने के लिए हम लोग पहले क्या किए, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट पे हम लोग सिंपली क्या किए, एक फ्लोरोसेंस ट्यूब लिए, इधर से वैक्यूम पंप चला के सक्शन करके पूरा एयर निकाल लिए। ठीक है, बिकॉज एयर इज ए बैड कंडक्टर ऑफ, इज एन इंसुलेटर। नेक्स्ट क्या है, इधर हाई वोल्टेज दिए 10,000 वोल्ट के दौरान। ठीक है, तो क्या हुआ, जैसे वोल्टेज हाई लगा और इसमें तो एयर वगैरह कुछ नहीं है, तो कैथोड से, कैथोड इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल, सो इट इज रीच इन इलेक्ट्रॉन्स। कैथोड से आपका इलेक्ट्रॉन निकालना चालू हो गया। Now these are coming in a straight line. ठीक है, we are not going to the detail of discussion with experiment and all that, since it is a revision part. Okay, so electrons are coming in straight line and hitting the anode. Now for observation, what they have done, they have perforated the anode end. Okay, just वही वाला डायग्राम इधर किया है, ये कैथोड है, ये एनोड है। They have perforated the anode end, and behind the anode they have placed a fluorescent screen of zinc sulfide. Now इसका मीनिंग क्या है, कि इधर से जो भी रेज आएगा वो फ्लोरोसेंट स्क्रीन को हीट करेगा एंड इट विल ग्लो। ओके, सो जिंक सल्फाइड स्क्रीन was placed behind the anode। ठीक है, अभी देखिए नेक्स्ट क्या है, तो हम लोग देखे हैं कि इधर से रे आने आने के बाद, इसको हीट करने के बाद इट वाज ग्लोइंग। दिस वाज प्रूविंग दैट अ ray was coming from the opposite end, that is from the cathode, which were nothing but electron rays. Okay, and they were traveling in straight line with certain mass and velocity. नेक्स्ट देखिए एनोड रे एक्सपेरिमेंट। एनोड जैसे हम लोग अभी किए कि कैथोड में इलेक्ट्रॉन्स है विच आर नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, अभी अगर सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ही होगा तो क्या है, मेरा एटम तो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। हमको प्रूफ करना है कि एटम इज इटसेल्फ न्यूट्रल। until and unless any uh, from other side any electron is added or any electron is taken out। anyway, so discovery of proton में हम लोग क्या किए, सेम सेटअप लिए, बस उल्टा कर दिए। देखिए मतलब हम लोग भी इधर ऐसे ही लिए, कैथोड जैसे था इस एंड भी, इधर भी कैथोड है। ठीक है, नेक्स्ट इधर आपका एनोड लिए। ठीक है, अभी कैथोड को हम लोग परफोरेटेड कर दिए। ठीक है, और अगेन एक फ्लोरोसेंस ट्यूब लिए। ठीक है, नाउ कैथोड के पीछे हम लोग जिंक सल्फाइड का स्क्रीन लगाए हैं। अभी क्या किए हम लोग,
और जो चेंज किए हैं, इधर भी मेरा नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी कनेक्टेड है, इधर पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ मेन बैटरी कनेक्टेड है। जो चेंज किए कि इधर हम लोग गैस भर दिए, सिंपली वी हैव टेकन हियर हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अभी और उसमें क्या है, इट इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है। हाइड्रोजन एटम में क्या है, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ऐसे हम लोग का सेटअप हम लोग ले लिए। Then as soon as it is passed, the battery is connected and it is turned on, क्या हुआ, इधर से आप लोग पहले पढ़े होंगे कि इलेक्ट्रॉन निकल जाता है हाइड्रोजन एटम से, एंड as soon as the electron goes out we are left only with protons. So protons are nothing but, so मतलब हाइड्रोजन आयंस, H plus ions, they are nothing but they will act as protons. Now protons will be attracted towards the opposite end, towards the negative terminal. So यही होता है, इधर जो protons बनता है, they become attracted towards cathode, ठीक है। कैथोड में अट्रैक्ट होने के बाद क्या होता है, इधर जो परफोरेशन है, इधर से कैथोड रे निकल जाता है, निकल के सीधा जिंक सल्फाइड स्क्रीन को हिट करता है एंड इट स्टार्ट्स ग्लोइंग, ठीक है। ये एक फंडा है, कैसे प्रोटॉन रेस को और एक भी बोला जाता है कैनाल रेस, ठीक है। अभी देखिए प्रोटॉन रेस का नेचर कैसा है, मतलब इट इज, जैसे हम लोग का कैथोड रेस था, इलेक्ट्रॉन रेस, इट वाज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द inside the cathode, in mass of the material or the nature of the gas inside the cathode, it was independent of that. Whereas proton rays में क्या है, it is dependent on the mass of the particle, depends on the nature of the gas. अगर हम लोग हाइड्रोजन की जगह कुछ और गैस लेंगे तो उसका प्रोटॉन में मास बढ़ जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन्स रिमेन कनेक्टेड विद न्यूट्रॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस, ठीक है। हम लोग को एक्यूमुलेटेड मास मिलेगा। नेक्स्ट आपका क्या है कि इधर Q by M डिपेंड्स अपॉन गैस, कौन सा गैस यूज कर रहे हैं, एंड इज ऑल्सो इंडिकेट्स ऑन द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन. So for simplicity we have taken here hydrogen atom, so that electron when it goes out from here we are left with H plus, which is nothing but a proton, simple proton. Okay, इधर भी हम लोग क्या देखे कि they travel in a straight line, okay, and they have mass and velocity. So हम लोग के एटम में प्रोटॉन्स भी है और इलेक्ट्रॉन्स भी है, दिस इज प्रूफ. अभी न्यूट्रॉन को हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे, देखिए न्यूट्रॉन जो है बंदा, ये प्रोटॉन के साथ एक साथ क्लब होके मेरा न्यूक्लियस में रहता है, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। अभी the nucleons are connected together in the nucleus with the help of nuclear force, ठीक है। अभी न्यूक्लियर फोर्स जो है, आप सोचा करो कि न्यूक्लियस का डायमीटर एटम से बहुत कम है, उसके बाद सब इधर पॉजिटिव लाइक चार्जेस है, दे आर रिपेलिंग ईच अदर, फिर भी इन लोग इकट्ठा है, कैसे, न्यूक्लियर फोर्स की वजह से। मतलब दिस इज वेरी ह्यूज फोर्स, मतलब इसका मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा है। अब इसको तोड़ के न्यूट्रॉन निकालना इज नॉट एन इजी जॉब, ठीक है। आप ऐसे वोल्ट लगाओगे, चार्ज लगाओगे पिछले तरह, न्यूट्रॉन्स इज नॉट गोइंग टू come out from the nucleus, breaking the nuclear force. So we have to think for an alternative. We have arranged for alpha particles. Now alpha particles are nothing but radioactive particles, ठीक है। radioactive particles मतलब डबली चार्ज हीलियम एटम, ठीक है।
He2+। अभी क्या है, this He2+, जैसे अल्फा पार्टिकल्स विल कम हियर एंड हीट हियर, सपोज वी हैव टेकन अ बेरिलियम शीट, इधर से आपका क्या है, न्यूट्रॉन्स निकलेगा, ठीक है। फिर हम लोग बड़ा से थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट है, डोंट नॉट नीडेड नाउ बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डन। आप बस जान के रखो कि इस न्यूट्रॉन का चार्ज है न्यूट्रल, ठीक है, और इसको किसने किया था, चैडविक। चैडविक इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। ओके, नेक्स्ट, सो अभी जस्ट कंपेयर करें E/m रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, मतलब चार्ज बाय मास रेशियो। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, हम लोग को पता है, बाद में लिखा भी है कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम विद नेगेटिव चार्ज। वी विल बी कमिंग टू दैट। फिलहाल के लिए हम लोग इलेक्ट्रॉन का चार्ज को E लिख दे। प्रोटॉन का चार्ज भी सेम होता है, जस्ट साइन डिफरेंट होता है, प्लस होता है, ये माइनस ये प्लस। Next, mass of proton is 1/1836 times of the mass of electron. This is one thing. Next, mass of proton is equals to mass of neutron. ठीक है, ये दो चीज है। अभी फिर हम लोग को ये पता चल गया। अभी देखो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऐसे ही लिखे हैं मास की जगह, मास ऑफ प्रोटॉन को हम लोग लिखे हैं 1836 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और न्यूट्रॉन का चार्ज तो 0 है, तो 0 बाई समथिंग इज 0, ठीक है। फिर E/me इधर से ये कट जाएगा, आपका 1836 नीचे जा रहा है। तो हम लोग समझ ही सकते हैं कि ऐसा आपका रेशियो का जो मैग्नीट्यूड है, इलेक्ट्रॉन का सबसे ज्यादा है, नेक्स्ट इज प्रोटॉन बिकॉज डिनोमिनेटर इज मोर, और ये तो 0 है, तो सबसे कम है न्यूट्रॉन का। नेक्स्ट देखिए, तो समरी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। बस इतना याद रखिए, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, ठीक है। अभी मास ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन का है। प्रोटॉन का क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन और मास चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना होगा, ठीक है। चार्ज सेम होगा, बस प्लस साइन लगेगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और मास ऑफ प्रोटॉन आपका कितना होगा, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, विच इज नथिंग बट, थोड़ा आप लोग अगर रिलेट करो, थोड़ा ध्यान रखो, तो आपका क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन। आप कुछ याद आ रहा है, मास ऑफ प्रोटॉन इज नथिंग बट मास ऑफ 1 एटॉमिक मास यूनिट। याद है 1 एटॉमिक मास यूनिट कितना था, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, राइट। तो हमको इलेक्ट्रॉन भी निकल गया, प्रोटॉन भी निकल गया। नेक्स्ट आपका क्या है, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का मास कितना है, सेम एज दैट ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, और चार्ज इसका कितना है, 0 कूलम। ओके, गॉट इट। देखिए अभी क्या है, इतना देर तक वी हैव लर्न दैट इन एटम देयर इज प्रोटॉन, देयर इज इलेक्ट्रॉन, देयर इज न्यूट्रॉन। अभी क्या है पता चल गया, बट इसका लोकेशन कैसा है, हाउ इज इट वर्किंग, हाउ इज इट लोकेटेड। सो उसके लिए पहले साइंटिस्ट थॉमसन, देखो हम आप अभी हमको बोलोगे कि मैम ये तो गलत है, तो हम लोग क्यों पढ़ते हैं, बट हम लोग इसीलिए पढ़ते हैं कि क्योंकि वी जस्ट लुक अपॉन द थॉट प्रोसेस। अगर थॉमसन ने नहीं बोला था कि मेरा एटॉमिक मॉडल ऐसा बन सकता है, ऐसा हो सकता है, उसको काट के नेक्स्ट मॉडल आया, फिर उसको ठीक करके करके गया,
तो बट दिस वाज द बेसिस, इसके ऊपर लोग सोचना स्टार्ट किए। ठीक है, देखिए अकॉर्डिंग टू थॉमसन atomic model looked just like an watermelon model। वाटरमेलन में क्या है, आपका जो रेड स्फीयर है दैट इज एक्टिंग एज अ, जो रेड जूस है इट इज एक्टिंग एज अ पॉजिटिव स्फीयर, और उसमें आपका जो सीड्स एम्बेडेड है दे वर एक्टिंग एज इलेक्ट्रॉन। तो अकॉर्डिंग टू थॉमसन द होल चार्ज ऑफ प्रोटॉन पूरा भरा हुआ है प्रोटॉन चार्ज से, उसमें थोड़ा थोड़ा जो सीड्स है वो क्या है आपका इलेक्ट्रॉन का। बट दिस वाज, देयर वाज सो मेनी ड्रॉबैक्स। ठीक है, ये गलत था। कैसे? क्योंकि वी नो दैट एटम इज इटसेल्फ until and unless any electron is taken out or any electron is added in an atom is electrically neutral। ठीक है, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक है, तो दिस शोज दैट चार्ज of total protons present in atom equals to charge of total electrons present in atom। Positive charge equals to negative charge, that's why it is electrically neutral। ठीक है, but according to this model charge of proton is greater than the charge of electron, so it is not justifying that atom is a electrically neutral, so this was rejected। नेक्स्ट आपका क्या है, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। सो दिस वाज करेक्ट। ओके, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड इसमें भी एक लिमिटेशन था जो कि बोर्ड ने ठीक कर दी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड क्या है, देखिए लीड ब्लॉक के अंदर एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, लेट इट बी यूरेनियम। ओके, उधर सबका अल्फा पार्टिकल निकल रहा है। अल्फा पार्टिकल क्या है, रेडियो एक्टिव रे विच इज नथिंग बट डबली चार्ज्ड हीलियम एटम। ठीक है, अभी देखिए अल्फा रे आ रहा है, डबली चार्ज्ड हीलियम एटम। नेक्स्ट इट इज हीटिंग द गोल्ड फॉयल। नाउ यू ऑलरेडी हैव डन इन that junior classes, maybe in class 9, that why I have taken a gold foil, because of its malleability, because it is a very thin sheet, okay, and it is non-reactive also। Anyway, so in gold foil there are gold atoms। ठीक है, अभी आपका जो गोल्ड एटम है उसमें आपका इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो क्या होगा, और प्रोटॉन से बीच में न्यूक्लियस में ये रे आएगा, सीधा इसे हीट करेगा। तो वी कैन सी हियर थ्री टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन वी विल सी दैट सी alpha rays are coming। okay, it is heating a gold foil which is made up of gold atoms। ठीक है, first observation we will see that most of the alpha rays goes without deflection। okay, that is went undeflected, goes straight। This shows what, most part of the atom is empty। this shows most part of atom is empty। नेक्स्ट हम लोग देखें फ्यू अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स। ठीक है, कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे आया और सीधा मुड़ गया। ठीक है, why? This is due to attraction of the electrons
प्रेजेंट इन द ऑर्बिटल्स, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव का अट्रैक्शन हुआ उस तरफ मुड़ गया। और थर्ड हम लोग क्या देखे कि सम अल्फा पार्टिकल्स केम एंड जस्ट हिट इट एंड गॉट बैक बाय 180 डिग्री। ओके, और ये मेनली कहा हुआ न्यूक्लियस में। दिस शोज दैट न्यूक्लियस नॉट ओनली कंटेन्स पॉजिटिव चार्ज, इट इज अ वेरी डेंस न्यूक्लियस एंड द here the mass is concentrated। ओके, हम लोग रीजन लिख लेते हैं कि डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल ड्यू टू अट्रैक्शन विद इलेक्ट्रॉन। और इधर क्या हुआ, डिफ्लेक्टेड बैकवर्ड ड्यू टू न्यूक्लियस, ठीक है, ड्यू टू हेवी न्यूक्लियस। नेक्स्ट कंक्लूशंस हम लोग अभी कर लिए। एटम हैव अ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस। नेक्स्ट, एटम हैव पॉजिटिव चार्ज एंटिटी इन द न्यूक्लियस। Positive charged entity is present as dense mass at the center. Next, dense mass is very small and is known as nucleus. ठीक है, अभी साइज ऑफ न्यूक्लियस कितना है, 10 टू द पावर -15 मीटर, और साइज ऑफ एटम कितना है, 10 टू द पावर -10 मीटर। मतलब आप सोच सकते हो कि ये जो न्यूक्लियस है ये कितना छोटा है इन कंपैरिजन टू द एटम, ठीक है। एनीवे, सो वी हैव डन ऑल दिस। अभी क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है कैसे, इसके पास भी एक टेंजेंशियल फोर्स है mv²/r। तो इसको बैलेंस कौन कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दैट इज इधर जो न्यूक्लियस का जो चार्ज है इसमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दिस इज बैलेंसिंग द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेटेड ड्यू टू रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सर्कुलर पाथ। नेक्स्ट देखिए कि रदरफोर्ड्स मॉडल could not explain something that is stability of an electron in an orbit, ठीक है, distribution of electron atomic spectra। Stability according to Rutherford, if electrons an axis, this is one thing that an accelerated electron always emits electromagnetic radiation, ठीक है। अगर ये ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करेगा तो एक टाइम बाद क्या होगा, ये एनर्जी लॉस होते होते स्पाइरल पाथ पे सीधा न्यूक्लियस पे जाके गिरेगा। और ये जो न्यूक्लियस पे जाके गिरता है स्पाइरल पाथ फॉलो करके, ज्यादा टाइम नहीं लगता है, ओनली 10 टू द पावर -8 सेकेंड। ओके, तो इसका मतलब क्या है, एटम तो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ये रोटेट करेगा, एनर्जी लॉस करेगा, सीधा न्यूक्लियस में गिरेगा, वो भी इतना कम समय में। सो दिस इज अनस्टेबल। फिर बोर ने इसको ठीक किए। बोर बोले, 1 सेकेंड, एक तो calculations show that it should take only 10 to the power -8 second to spiral into the nucleus, but बोर इसको ठीक किए। बोर बोले नहीं, अगर according to Bohr, if an electron rotates in a fixed orbital where the energy is also fixed, तो क्या होगा, it will never lose energy and it can continue rotating throughout its life, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग का एटम जो है स्टेबिलिटी मिल गया हमको, स्टेबिलिटी ऑफ एटम, ठीक है। दिस शोड दैट एटम इज स्टेबल। नेक्स्ट आपका क्या है कि न्यूट्रल एटम, जो हम लोग जानते हैं कि नॉर्मली एटम इज न्यूट्रल, दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है।
अभी देखिए हम लोग का 3 टाइप्स का है, आइसोटोप, आइसोटोन, आइसोबर। ठीक है, अगर आपका प्रोटॉन नंबर इक्वल है, प्रोटॉन नंबर इज नथिंग बट एटॉमिक नंबर जो नीचे लिखा हुआ रहता है, ठीक है। अगर सेम एटॉमिक नंबर है एंड द मास नंबर इज डिफरेंट, दे आर आइसोटोप्स। आइसोटोन्स मतलब क्या है, इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, दैट इज न्यूट्रॉन नंबर इक्वल्स टू मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। ठीक है, नेक्स्ट अगर ये दो इक्वल है तो वो मेरा आइसोटोन है। आइसोबार में आपका क्या है कि मास नंबर रिमेन्स सेम। ठीक है, अभी देखिए डेवलपमेंट लीडिंग टू बोर्स मॉडल। बोर्स मॉडल बनाने के बाद हमको क्या देखने को मिला, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, प्लैंक क्वांटम थ्योरी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एटॉमिक स्पेक्ट्रा। ठीक है, अभी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वन थिंग, जस्ट 1 मिनट। देखिए ये हम बाद में आ रहे हैं, जैसे हम लोग क्या बोल रहे थे, एक्सीलरेटेड इलेक्ट्रॉन एमिट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है क्या, ओके, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अभी अगर सन से जो रेस निकलता है, दे आर नथिंग बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, मतलब these waves have both electric field and magnetic field। ठीक है, अभी देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो भी आएगा उसका दो टाइप का नेचर हो सकता है। ठीक है, we can't tell that it is completely a wave, there is nothing except that it is always going like this, okay, stream। बट इसमें पार्टिकल नेचर भी है कि अलग अलग से जाएगा। ठीक है, वी विल डिस्क्राइब दिस दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कंटेन्स बोथ। ठीक है, देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एनसीईआरटी से ही है। थोड़ा ध्यान रखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एज द नेम सजेस्ट it contains both electric field and magnetic field। next what, electric field and magnetic field both are perpendicular to each other। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड and magnetic field both are perpendicular to each other। ठीक है, and they are not only perpendicular to each other, they are perpendicular to the direction of propagation of electromagnetic wave। ठीक है, अगर वेव ऐसा जा रहा है, ठीक है, तो इस साइड आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ऊपर, सपोज इट इज इन z direction the wave is moving, and in the y direction electric field is applying, and in the 90-degree magnetic field is applied। okay, next thing, electromagnetic waves can travel in vacuum and it has the speed of light, that is 3 into 10 to the power 8 meter per second। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा। ठीक है, अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो रेंज है
गामा रे, एक्सरे, यूवी, आईआर, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, लॉन्ग रेडियो वेव। आपको पता है एक्सरे कितना, मतलब it is such a high intensity ray that is it is used for seeing the organs inside our body। okay, मतलब इसकी intensity बहुत ज्यादा है, that is it is of high frequency। okay, so we can see that frequency decreases as soon as we move from gamma ray to long radio waves। okay, this thing just I have a short mnemonic, that radio waves, microwaves, IR, UV, okay, reach man in Victoria। okay, reach for radio waves, man for microwaves। ठीक है, माइक्रोवेव्स के बाद क्या है, I for IR, V for UV, यूवी के पहले क्या है बेटा, विजिबल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए उसके बाद है यूवी, एक्सरे, गामा रे। ओके, नाउ visible ray has a spectrum, okay, which is nothing but VIBGYOR। ठीक है, वायलेट का कलर बहुत डीप है, इसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, एंड देन स्लोली द फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस विद कलर इंटेंसिटी। जैसे येलो का कलर कम है इससे, ठीक है, फिर रेड आता है। सो दिस इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पूरा रेंज हम लोग दिखाए। अभी देखिए जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसका वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं ये आपको आना चाहिए। ठीक है, सी सपोज यू थ्रो अ स्टोन फ्रॉम अबव इन द वाटर, as soon as you drip a stone, some ripples of waves you can see, it is continuously, मतलब ऐसी इधर से वेव दिखते हो ना, धीरे धीरे वेव जाता है पूरा सर्कल करके। ठीक है, these those were nothing but water waves। सिमिलरली सन से जो अर्थ में जो वेव्स आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, दे आर आल्सो कमिंग इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, though they have a wave character, particle character। currently we are considering the wave character and we are trying to see that what are the characteristics of this wave। first of all देखिए फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ वेव्स पर सेकेंड। ठीक है, अगर वेवलेंथ हम लोग पहले देख लेते हैं। ठीक है, वेवलेंथ क्या है, दिस थिंग इज कॉल्ड क्रेस्ट, ऊपर वाला, नीचे वाला क्या बोलते हैं, ट्रफ। ठीक है, अभी एक क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट का जो डिस्टेंस है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। या एक ट्रफ से दूसरे ट्रफ का जो डिस्टेंस है, उसे भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, वेवलेंथ। एम्पलीट्यूड क्या है, हाइट। ठीक है, गॉट इट, वेवलेंथ एंड एम्पलीट्यूड। लेट्स मूव टू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ वेव्स पर सेकेंड। अभी देखिए, अगर अभी तो ये स्टैटिक है, सपोज आप ये जगह देख रहे हो। ठीक है, एक सेकेंड में इस जगह से कितना वेव जाएगा, तो आप अगर देखना स्टार्ट करो, सपोज ये क्रेस्ट से स्टार्ट किया, एक सेकेंड में सपोज ये वाला क्रेस्ट में रुक गया। ठीक है, तो मतलब एक वेव पास की है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी आपका क्या हो जाएगा, 1 हर्ट्ज सेकेंड इनवर्स और हर्ट्ज। ठीक है, सो फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट नंबर ऑफ वेव्स पर सेकेंड। अभी एक रिलेशनशिप है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें बहुत इजी क्वेश्चन आ जाते हैं फॉर्मूला से। जैसे स्पीड इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। ठीक है, अभी चलिए एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। कैलकुलेट द वेव नंबर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ वायलेट रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रम। 4000 एंगस्ट्रम मतलब दिस मच मीटर। ठीक है, 1 एंगस्ट्रम इक्वल्स टू 10 टू द पावर -10 मीटर। अभी हम लोग क्या करेंगे, हमको क्या निकलने वाला है, वेव नंबर। एक चीज याद रखिए, वेव नंबर आपका क्या है, 1 बाई वेवलेंथ, 1 बाई लैम्डा।
दैट इज वेवलेंथ। ठीक है, चलिए अभी ये रिलेशन आपके पास है, इसमें से आपको फ्रीक्वेंसी वेव नंबर मिल जाएगा आंसर। नेक्स्ट आपका क्या है, यही चीज हम ड्रॉ किए, हाँ वेव नंबर आपका क्या है, स्पीड इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। सिंस इट इज वायलेट रेडिएशन, this is nothing but a part of electromagnetic wave, and we have seen that electromagnetic wave has a speed of 3 into 10 to the power 8 meter per second. Always write the unit। ठीक है, और ये आपका मीटर में है, मीटर मीटर कट जाएगा तो आपका आंसर आएगा सेकेंड इनवर्स और हर्ट्ज। दिस इज आवर फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट क्या है, देखिए ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी क्या है, ब्लैक बॉडी एक ऐसा बॉडी है, सी दिस इज नॉट प्रैक्टिकली ऐसा कुछ बॉडी हम लोग को मिलता नहीं है, बट दिस इज अ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट कि ब्लैक बॉडी एक ऐसा बॉडी है कार्बन ब्लैक वाला कि इट अब्सॉर्ब्स ऑल टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड इट एमिट्स आल्सो ऑन ऑल काइंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसी दैट आल्सो यूनिफॉर्मली। ओके, सो आप लोग देखे हो, मतलब ये थोड़ा बहुत आप रिलेट कर पाओगे रियल लाइफ से कि जो सन डेज है उसमें अगर आप डीप कलर्स पहन के निकल जाओ या ब्लैक कलर का निकल जाओ तो आप क्या देखोगे कि आपको बहुत गर्मी लगेगा, बिकॉज इट इज अब्सॉर्बिंग ऑल हीट। ठीक है, बट अगर आप जो है कि व्हाइट कलर का ड्रेस पहन के निकलो तो आपको उतनी गर्मी महसूस नहीं होगी, क्योंकि इट इज नॉट अब्सॉर्बिंग दैट मच हीट। नेक्स्ट देखिए, ब्लैक बॉडी का इंटेंसिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड वेवलेंथ। ठीक है, अभी ब्लैक बॉडी रेडिएशन का, सो इधर जो रेडिएशन निकल रहा है हम लोग को पता है कि दिस टेम्परेचर इज ग्रेटर देन दिस वन, T2 इज ग्रेटर देन T1। ठीक है, अभी देखिए जैसे ही टेम्परेचर बढ़ गया इसका हाईएस्ट इंटेंसिटी इज कमिंग इन अ शॉर्टर वेवलेंथ, और टेम्परेचर कम होने से हायर इंटेंसिटी इज कमिंग इन अ लॉन्गर वेवलेंथ। सो इट इज अनएक्सप्लेन्ड बाय वेव नेचर। ठीक है, ऐसा क्यों हम लोग को वेव नेचर से पता नहीं चलता है। सो वी कैन गेट एन आइडिया दैट इट इज नॉट ओनली हैविंग अ वेव नेचर, it is also having a particulate nature, right? Next, Planck's quantum theory। अकॉर्डिंग टू प्लैंक क्वांटम, जो हम लोग अभी तक बोलते आ रहे हैं कि वेव नेचर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, अगर वेव नेचर है तो वेव ऑलवेज फ्लोट्स इन ए कॉन्टिन्यूअस मैनर, तो हम लोग को हर समय एनर्जी कॉन्टिन्यूअस ऐसे आना चाहिए। ठीक है, बट वी सी दैट जो हम लोग को एनर्जी मिलता है ऐसे कॉन्टिन्यूअस नहीं मिलता है, पैकेट्स ऑफ एनर्जी मिलता है। ठीक है, तो दिस इज सिमिलर टू फोटॉन्स। ठीक है, फोटॉन्स जो हम लोग को सन से आता है वो एक कॉन्टिन्यूअस नहीं आता है, पैकेट्स ऑफ एनर्जी आता है। ठीक है, मतलब अलग अलग सब एक साथ आएगा बट अलग अलग है। ठीक है, सो दिस ऑल्सो शोज द पार्टिकुलेट नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। नेक्स्ट देखिए, अभी एनर्जी का मैग्नीट्यूड कितना है, ठीक है, वो हमको निकालना है। इसके लिए प्लैंक ने क्या किए, प्लैंक एक थ्योरी निकाले दैट इज एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सो ये फ्रीक्वेंसी को अगर हम लोग इक्वल लिख दे किसी चीज से सब्सटीट्यूट करके तो E इक्वल्स टू एच म्यू, तो फ्रीक्वेंसी इंटू एच इज नथिंग बट प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू अच्छा है अगर आप लोग याद रखें, विच इज वेरी इजी, दैट इज 6.626 into 10 to the power minus 34 जूल सेकेंड। ओके, नेक्स्ट देखिए कि अगर इधर E को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, E इक्वल्स टू एन एच म्यू। अभी एन 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है एंड सो ऑन। ठीक है, अगर 0 है देयर इज नो एनर्जी, 1 एच म्यू, 2 एच म्यू। ठीक है, अभी दिस फॉर्मूला यू शुड रिमेंबर,
वी कैन अप्लाई इट, इससे न्यूमेरिकल्स भी आ जाता है। नेक्स्ट देखिए, एक तो आपका बोलते बोलते एक न्यूमेरिकल आ गया, दिस इज ऑफ एनसीईआरटी, ठीक है, बहुत सीधा साधा न्यूमेरिकल है, थोड़ा ध्यान दीजिए। लिखा है 100 watt bulb emits the of monochromatic light of 400 nanometer, calculate the number of photons emitted per second by the bulb। अच्छा, 100 watt, watt मतलब दिस इज सिग्निफाइंग पावर, एंड पावर से एनर्जी हमको कैसे मिलेगा, पावर इक्वल्स टू वी नो एनर्जी बाय टाइम, ठीक है। सो वाट इक्वल्स टू जूल बाय सेकेंड, सो वाट इनटू सेकेंड करने से हमको क्या मिल जाएगा, एनर्जी जूल में, ठीक है। देखिए 100 वाट मतलब क्या है, 100 जूल पर सेकेंड, दैट इज 1 सेकेंड इफ यू कंसीडर। So calculate the number of photons emitted per second by the bulb, they have considered per second, तो हम लोग इसे easily 100 जूल कंसीडर कर सकते हैं अभी। so 100 जूल equals to energy of n number of photons per second, so 100 क्या है, 100 जूल equals to n into h म्यू। अभी म्यू भी आपको दिया हुआ है, ठीक है, म्यू कितना है आपका, अगर हम लोग एच सी बाई लैम्डा करें तो एच म्यू इज नथिंग एच सी बाई लैम्डा, ठीक है, लैम्डा आपको दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी अब ये जानते हो, एच जानते हो, ठीक है, आप लोग इनटू करें तो आपको मिलेगा एन इज कमिंग 2.012 इंटू 10⁻20 फोटॉन्स, ठीक है। तो दिस इज योर आंसर, नंबर ऑफ फोटॉन्स कितना है, एन इज नथिंग बट नंबर ऑफ फोटॉन्स, ठीक है, गॉट इट। तो आपको एन निकल गया। नेक्स्ट देखिए, ये और एक क्वेश्चन है, एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटॉन्स ऑफ रेडिएशन हैविंग फ्रीक्वेंसी दिस मच। तो अकॉर्डिंग टू प्लैंक क्वांटम थ्योरी हम लोग को क्या पता है, E इक्वल्स टू एन एच म्यू। अभी इन लोग एन स्पेसिफाई कर दिया है 1 मोल ऑफ फोटॉन्स, ठीक है, 1 मोल फोटोन मतलब क्या है, एवोगाड्रो नंबर ऑफ फोटॉन्स, राइट, Na फोटॉन्स। जैसे हम लोग बोलते थे 1 मोल लाइब्रेरी, 1 मोल लाइब्रेरी मतलब एवोगाड्रो नंबर ऑफ बुक्स, 1 मोल बुक्स मतलब एवोगाड्रो नंबर ऑफ बुक्स, सिमिलरली 1 मोल फोटोन मींस एवोगाड्रो नंबर ऑफ फोटॉन्स, ठीक है। अभी देखिए एनर्जी ऑफ 1 फोटोन इज एच म्यू, तो एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटॉन्स इज Na इंटू एच म्यू, ठीक है। Na आपका क्या है 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। अभी तो हम क्या किए, Na का वैल्यू बिठा दिए, H का वैल्यू बिठा दिए, फ्रीक्वेंसी उन लोग दे दिया है, ठीक है, कैलकुलेट करके हमको इतना आंसर मिला। नेक्स्ट देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, थोड़ा ध्यान से सुनिए। अभी दिस ऑल्सो एक्सप्लेन्स द पार्टिकुलेट नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है, कैसे कि थोड़ा ध्यान से देखिए, फोटो मीन्स photons, photons giving rise to electricity, इलेक्ट्रॉन्स आपको आप लोग जोड़ ले इतना सारे इलेक्ट्रॉन्स को, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। मतलब क्या है कि अगर आप एक ऐसा सेटअप लिए, ठीक है, इधर एक मेटल प्लेट है और इस साइड आप लोग कैथोड को ठीक है, कैथोड एनोड लगा दिए, जैसे ही आप लोग इधर देखिए लाइट रे मतलब फोटोन से मेटल प्लेट को हीट कर रहे हो, ठीक है, यू आर हीटिंग द मेटल प्लेट विद फोटोन, एज सून एज यू हीट इट इलेक्ट्रॉन्स कम आउट, ठीक है, उसके धक्का से निकल जाता है, इलेक्ट्रॉन्स कम आउट, एंड एज सून एज इलेक्ट्रॉन कम आउट दे come, okay, and they create a circuit and we can see electricity is passing, okay. So photons heating metal and generates electricity। अभी आप लोग बोलोगे मैम ये फोटोन जो आता है
हीट करने से इलेक्ट्रिसिटी जेनरेट होता है, मतलब ये क्या इंस्टेंट होता है, ये हीट किया ये जनरेट किया? हाँ, there is no time gap between heating the metal surface by light and generating of electrons. It happens simultaneously. Okay, देखिए पहला ये देखो, नो टाइम लैग बिटवीन लाइट स्ट्राइकिंग एंड इलेक्ट्रॉन इजेक्शन, number of electron ejected directly proportional to intensity of light. This is a important thing, इससे ग्राफ भी आ जाता है कि कितना सा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इट डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, दैट इज ब्राइटनेस ऑफ द लाइट। जितना ज्यादा ब्राइट लाइट है उतना ज्यादा इंटेंस लाइट है, और इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा उसका एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितना होगा, उसे हम लोग बोलते हैं, देखो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये हम आपको थोड़ा समझा देते हैं। देखो ठीक है, मेटल सरफेस है, कैथोड एनोड है, जैसे ही इधर लाइट ने इसे हीट किया, इलेक्ट्रॉन जेनरेट हुआ, अभी इलेक्ट्रॉन जेनरेट होके पास हो रहा है, ठीक है। अभी ये मेटल को लाइट हीट करने से ही क्या हर समय इलेक्ट्रॉन जेनरेट होगा? डू दे हैव एनी कंडीशन? यस दे हैव। देखो ऐसे बोले, अगर एक मोटा आदमी बैठा हुआ है, ठीक है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, एक पतला आदमी आया, इसे धक्का मारा, ये क्या उठ जाएगा? नो। नेक्स्ट केस हम लोग क्या किए, और थोड़ा मोटा आदमी लाए, ठीक है, ये आके इस मोटे आदमी को धक्का मारा, क्या ये उठ जाएगा? नो। थर्ड केस हम लोग क्या किए, सेम अमाउंट का और एक आदमी लाए, इसने इसे हिट किया, क्या ये उठ जाएगा? हाँ ये उठ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम क्या किए, और ज्यादा मोटा एक आदमी लाए, ये इसे हिट किए, क्या ये उठ जाएगा? हाँ ये तो उठ ही जाएगा, फिर दौड़ के भागेगा, ठीक है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट when light is falling on a metal surface, electrons are coming out, but the light should have reached a certain amount of energy, ठीक है। This energy which is required, energy, minimum energy, minimum energy required to eject electron from metal surface is called threshold energy, ठीक है। इसे हम लोग h म्यू जीरो से लिखते हैं, ठीक है। अभी म्यू जीरो आपका क्या है बेटा? दिस इज नथिंग बट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज म्यू जीरो, ठीक है। अभी तो ई डैश से सपोज आप हीट किए, तो आपका if E is greater than or equals to h mu 0, that is threshold energy, then electrons will come out. सपोज इसको हम लोग मान लेते हैं h mu, ठीक है। if E is greater than h mu 0, तो आपका क्या होगा रिलेशन? थ्रेशोल्ड से ज्यादा है, इसे तो उठाएगा, उठा के क्या किया, जो रेस्ट एनर्जी है इट विल कन्वर्ट इनटू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है।
इसे हम लोग क्या बोलेंगे? सो दिस थिंग कम्स आउट एज E equals to h mu 0 plus kinetic energy which is nothing but half mv square. E is h mu. ठीक है, this is the relation of photoelectric effect. ठीक है, ओके। सो चलिए देखिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अभी हम लोग डिस्कस किए, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन आउट। इसको हम लोग और एक नाम से बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी को वॉक फंक्शन। ठीक है, वॉक फंक्शन इज नथिंग बट थ्रेशोल्ड एनर्जी। अभी so this is how it is represented, h mu equals to h mu 0 plus half mv square. ठीक है, mv square is the kinetic energy of the electron, this is the threshold energy, and this is the energy with which we are hitting, energy of light। ठीक है, जिससे मेटल सरफेस को हीट किया जा रहा है। So this is the equation, accordingly we have developed this। v is velocity of ejected electron, m is mass of electron। चलिए अभी हम लोग देखें, जो ऐसे वेव्स का जो इंटरफेरेंस हो रहा था या वाटर वेव्स जैसे डिफ्रैक्शन हो रहा था, दिस ऑल वर शोइंग द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। बट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या देखे कि पैकेट्स ऑफ जो आ रहा है वे वेव के समान नहीं आ रहा है, दे आर कमिंग हीटिंग and electrons are ejecting. So this is also showing the particulate nature of electromagnetic radiation. So electromagnetic radiation are having both wave nature and particulate nature। of इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, चलिए तो एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इतना है म्यू 0, इससे इसको h से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको वॉक फंक्शन मिल जाएगा विच इज h म्यू 0। ठीक है, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज h म्यू माइनस h म्यू 0 इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। इधर से h कॉमन ले लिए, बस किए, हमको आंसर मिल गया। ओके, नेक्स्ट देखिए लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। अभी देखिए, जैसे आप एक एटम को एनर्जी देते हो, ओके, एनर्जी देने से क्या होगा, वो ग्राउंड स्टेट से एनर्जी अब्सॉर्ब करने के लिए सीधा एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। एक्साइटेड स्टेट में ज्यादा देर तक नहीं रहेगा, वो एनर्जी छोड़ेगा, छोड़ के अगेन कम बैक्स टू ग्राउंड स्टेट। ठीक है, सो दिस इज एमिशन ऑफ एनर्जी। तो आपको क्या मिलेगा, इसका अगर आप स्पेक्ट्रा ले कि कहाँ कहाँ निकल रहा है, उससे हम लोग क्या बोलेंगे, एमिशन स्पेक्ट्रम लिखा हुआ है इधर। ठीक है, और अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम अगर इसका आप लोग ले कि कहाँ एनर्जी का जो गैप आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कि अगर ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम है तो इट इज अब्सॉर्बिंग एंड रिलीजिंग ऑल काइंड्स ऑफ लाइट यूनिफॉर्मली, तो एक कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम आ रहा है। बट अगर हम लोग हाइड्रोजन गैस का स्पेक्ट्रम ले रहे हैं, हॉट डाइल्यूट गैस से H प्लस निकल रहा है, ठीक है, या H2, इसका स्पेक्ट्रम ले रहा है, तो हम लोग देखते हैं इट इज नॉट अ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। हम लोग को बीच बीच में गैप दिखाई देता है। ठीक है, पूरा ब्लैक है, अचानक अचानक हमको कुछ कलर दिखाई दे रहा है, वो भी एक लाइन में। ठीक है, मतलब दिस लाइन जो है इधर
it is corresponding to a wavelength. In this wavelength, this is corresponding to a daily, and daily is the difference between two energy levels. जितना डिफरेंस है उसका वेवलेंथ का आपको लाइन मिल रहा है कि इधर आपका कुछ हुआ है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जम्प्ड और इलेक्ट्रॉन हैज कम बैक, ठीक है। ये है आपका अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट देखिए आपका लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम जो है वो निकालने के लिए, जो अभी बोले कि अगर देखिए लाइन स्पेक्ट्रम एंड नथिंग ऑलवेज एमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक है। एमिशन स्पेक्ट्रम जो वापस करता है ना, वही वाला हम लोग लेते हैं, कंसीडर करते हैं। सपोज इधर N2 है, इधर N1 है लोअर लेवल, तो N2 से N1 आने के समय जो आपका एनर्जी रिलीज करेगा, ठीक है, उसे हम लोग बोलेंगे डेली, ठीक है। अभी डेली इक्वल्स टू E2 माइनस E1, ठीक है। अभी इसको शॉर्टकट से निकालने के लिए एक फॉर्मूला लिया गया है कि 1 by lambda equals to Rydberg's constant into z square into 1 by n1 square minus 1 by n2 square, ठीक है, सेंटीमीटर इनवर्स। अभी RH का जो वैल्यू है दिस इज 109,677 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। अभी एग्जाम में आप लगाने जाओगे तो आपका पूरा टाइम बीत जाएगा, सो आई एम गिविंग यू अ शॉर्टकट। You will use 1 by RH which is nothing but 912 angstrom. सिंपली आप क्या करोगे, अगर आपको लैम्डा निकालने के लिए कोई बोले तो आप क्या कर दोगे 1 by RH, या आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। हाँ, इसको इधर लेके जाओ, पहले आप कैलकुलेट कर लो, ठीक है। RH इंटू जेड स्क्वायर जो भी है ये पूरा आप कैलकुलेट कर लो, ठीक है। नेक्स्ट आप क्या करो, ये पूरा जो चीज आपको निकल रहा है इधर से 1 by lambda इक्वल्स टू RH इंटू सपोज x निकला आपका इधर, ठीक है। तो आप क्या कर दोगे, लैम्डा अगर निकालना है देयरफॉर 1 by RH इंटू 1 by x, ठीक है, इंटू 1 by x आपका क्या आएगा, ये ऊपर चला जाएगा लैम्डा, और 1 by RH I have already told it is nothing but 912 एंगस्ट्रम। तो 912 एंगस्ट्रम इंटू 1 by x जो भी आया तो आपका क्या आएगा लैम्डा, ठीक है। तो आपको वेवलेंथ मिल गया, दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो आपको उतना बड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी है। नेक्स्ट आपका क्या है, इसको और एक बार आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो 1 by this is nothing but wave number, okay, which is inverse of wavelength, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तो अभी 5 टाइप का सीरीज है, ठीक है। लीमैन, बामर, पास्चिन, ब्रैकेट, पफर्ड और एक है हम्फ्री। आपको बस ये याद रखना है कि इसका जो लैंडिंग लाइन है, मतलब N1 N2 से N1 में आएगा ना, ठीक है। लीमैन के लिए इसका लैंडिंग N1 होगा 1, बामर के लिए N1 होगा 2, पास्चन के लिए N1 होगा 3, ब्रैकेट के लिए N1 होगा 4, पफर्ड के लिए 5 और हम्फ्रे के लिए 6, ठीक है। बस ये याद रखिए, ठीक है। अभी देखिए ऐसे आप लोग, जैसा अगर मैं बोलूं कि लीमैन का हो है N1 इक्वल्स टू 1, ठीक है, दिस इज फॉर लीमैन सीरीज, ठीक है, एंड सो ऑन, एंड यू विल जस्ट यूज द फॉर्मूला। नेक्स्ट आपका क्या है देखिए, जो अभी बोल रहे थे N1 इक्वल्स टू 1 फॉर लीमैन सीरीज एंड विच इज अल्ट्रा वायलेट रीजन, ठीक है। फिर आपका आएगा विजिबल, फिर लास्ट 3 आपका क्या है इंफ्रारेड,
अभी जो एनर्जी गैप, ये अभी आपको चाहिए नहीं, बस अब यू ऑब्जर्व द थिंग, इतना ज्यादा एनर्जी गैप धीरे धीरे पूरा कम हो गया। ठीक है, अभी जैसे जितना भी ऊंचा से है, जहां से भी आपका लैंडिंग हो रहा है, ठीक है, सब आके अगर N1 पे 1 पे जा रहा है, इट इज लैंडिंग इन फर्स्ट एनर्जी लेवल, सो इट विल बी लीमैन सीरीज। अगर N2 पे लैंडिंग हो रहा है, बामर सीरीज, पास्चन सीरीज, ओके। और एक थिंग आप लोग याद रखिए कि अगर आपको बोले, सपोज ये आपका, मैं लीमैन सीरीज में दिखा रही हूँ, N1 इक्वल्स टू 1, ठीक है, ऊपर से आ रहा है सीरीज से, ठीक है। अभी सपोज ये आपका क्या है, n इक्वल्स टू इंफिनिटी एंड दिस इज n1 इक्वल्स n2 इक्वल्स टू 2, ठीक है। अभी इंफिनिटी से जो लाइन n1 पे आ रहा है और n2 इक्वल्स टू 2 से जो लाइन 1 पे आ रहा है, दिस इज ऑफ, इसका एनर्जी सबसे कम है, तो इसका वेवलेंथ, हाईएस्ट वेवलेंथ इन लीमैन सीरीज, हाईएस्ट वेवलेंथ, ठीक है, लॉन्ग, हाईएस्ट या आप बोलिए लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, क्योंकि इसका एनर्जी सबसे कम है एंड वी नो 1 by लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। कैसे, एच म्यू इक्वल्स टू एच सी बाई लैम्डा इक्वल्स टू एच सी वेव नंबर, ठीक है। सो दिस इज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लीमैन सीरीज। और अगर n2 इक्वल्स टू इंफिनिटी से n1 इक्वल्स टू 1 पे आ रहा है, this is having the highest energy difference and it will be having the shortest wavelength in लीमैन सीरीज, ठीक है। ऐसे आप, मैं लीमैन सीरीज का दिखा दी, आपको दूसरे सीरीज का भी पूछ सकते हैं, यू हैव टू रिलेट इट लाइक दिस, ओके। नेक्स्ट आप देखिए, ये लिखा है कि अगर लैंडिंग 1 पे हो रहा है तो इसका रीजन है, अच्छा ये रीजन आपको थोड़ा याद रखना है, ठीक है। मैं कभी क्वेश्चन देखी भी हुआ ऐसे रीजन लगता है, ठीक है। इफ यू डोंट नो द रीजन यू कांट सॉल्व, ठीक है। फर्स्ट वाला अल्ट्रावायलेट है, फिर विजिबल है, फिर इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, ओके। अभी देखिए नेक्स्ट आपका क्या है, जस्ट हियर इट इज अ समरी। प्लैंक क्वांटम थ्योरी से हम लोग देखें कि E इक्वल्स टू एच म्यू, जिससे या आप लिख दीजिए आप E इक्वल्स टू एन एच म्यू, ठीक है। एन इज नंबर ऑफ फोटोन, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू, जो आप एनर्जी से हीट कर रहे हो माइनस वर्क फंक्शन, और ये हम लोग देखे अभी किए, दिस इज नथिंग बट रीडबर्ग्स कांस्टेंट, ठीक है, इनटू जेड स्क्वायर। अभी देखिए इधर जेड स्क्वायर लिखा नहीं है, और 1 बाई आर एच हम आपको शॉर्टकट दे दिए, दिस इज 912 एंगस्ट्रम, ओके। सो I hope this video was helpful for you and you enjoyed this video and you also have understood and learned the key concepts. Thank you.